हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और इसमें दिस इज़ द 20th वीडियो है और इसमें हमें टोटल 75 वीडियोज़ करनी थी। अभी हम लोग जो कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री है। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन किए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी ये सेकेंड लेक्चर है। टोटल जो लेक्चर होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 9 लेक्चर्स होंगी। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में इम्पीचमेंट महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी। NCERT फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक पिक्चर दी हुई है कि कौन सी गवर्नर जनरल थे, है ना। जब 1785 ईस्वी में वॉरेन हस्टिंग जब इंग्लैंड जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक पर्सन होते हैं एडमंड बोर्के। वो कहते हैं कि आप जो है सो जितनी भी मिस गवर्नमेंट बंगाल में हुई है उसका जिम्मेवार कौन है, आप वॉरेन हस्टिंग जी आप है। तो इस कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन पर इम्पीचमेंट चलाई जाती है जो कि 7 साल तक चलती है ना। तो ये वॉरेन हस्टिंग थे हमारे यहाँ 1773 से लेकर के 1785 में ये आपको गवर्नर जनरल हुआ करते थे। समझ में आ गया बंगाल के? क्लियर? तो द आंसर इज सी। और ये देखिए NCERT में आपको ये ट्रेड टू टेरिटरी जो चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स स्टैब्लिश देयर सेटलमेंट। कौन सी ऐसी प्लेसेज हैं जहाँ पे डेनिस लोग ने अपनी सेटलमेंट बनाई थी, अपनी बस्ती बनाई थी। आपके पास ऑप्शन है चिंसुरा, कराईकल, माहे, ट्रांक्यूबर। ठीक है, तो ये सारी है। नाउ अगर आप पूरी मैपिंग देखें इसमें सो द आंसर इज ट्रांक्यूबर, है ना। बट हम बाकी आपको दिखा देते हैं कि जो चिंसुरा था, चिंसुरा पे किसका था? चिंसुरा पे डच सेटलमेंट थी। चिंसुरा डच सेटलमेंट हुआ करती थी। और इसके बाद आपको अगर हम लोग बात करें कि कराईकल, तो कराईकल जो होती थी ट्रैंक्वार जो है सो आपको तो बात ही कर दिए हम लोग, डेन्स सेटलमेंट होती थी। और इसके बाद दो और बचे हमारे, वन इज द माहे। माहे जो है वो आपको फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करती थी, फ्रेंच सेटलमेंट। और कराईकल जो है, कराईकल वो आपको दिस इज ऑल्सो अ फ्रेंच सेटलमेंट। ठीक है, बाद में ये सारी जो है सो अब आपको इसमें ना बहुत सारी चीज़ें याद रखती है। तो चिंसुरा मैंने दिखा दिया आपको, देखिए इसमें डच सेटलमेंट है, डेनिस है, फ्रेंच है, इंग्लिश सेटलमेंट है, पुर्तगाली है, यूरोपियन सेटलमेंट है, ये सारी दी हुई है आपको। और जो चेंजेज हुई है वो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पहले किसी और का था बाद में किसी और का था तो जैसे वो भी चेंज, जैसे ये ट्रिनकोमेल है, ये आपको पहले जो है सो पुर्तगाली के हुआ करते थे 1522 में, फिर 1674 में ये आपको जो है डच के हो गए, देन फिर फ्रेंच 1673 में फ्रेंच के, फिर 1674 में डच के। तो ये चेंजेस भी हुई है। जैसे आप अगर बम्बे की बात करें तो 1533 में पुर्तगाली का, फिर 1638 में ये आपको इंग्लिश सेटलमेंट के अंदर में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी जितनी भी हैं ये यूरोपियन सेटलमेंट्स हैं, उसमें आपको पूरी पुर्तगाल के, इंग्लिश के, फ्रेंच के, डच के और डेनिश के पूरी दी हुई है डिटेल। जैसे अगर कोचीन की बात करें तो सबसे पहले 1500 ईस्वी में ये किसके पास था? पुर्तगाल के पास में। फिर 1669 में ये चला जाता है डच के पास में। तो इसी तरह ऐसे कोलंबो है, गैले है, ये सब आपको श्रीलंका का भी है, जाफना है। तो ये सब आप देख सकते हैं। जैसे कैलकाता किसका था? ये हमेशा से इंग्लिश सेटलमेंट हुआ करती थी, है ना। चिनसुरा में आप देख लीजिए 1653 में ये डच सेटलमेंट हुआ करती थी। हुगली देख रहे हो आप, है ना। तो ये आपको चंदेर नगर, सेरामपुर, ये सारी पूरी डिटेल तो आप इसको देखना एक बार, है ना, एक बार इसको स्टडी करना कि कौन सी सेटलमेंट किसकी थी, है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज। कौन सी ऐसी युद्ध थी जो भारत में ब्रिटिश राज की जो आपको जिससे कि फॉर्मल फाउंडेशन हुआ, औपचारिक नींव पड़ी, कौन सी ऐसी बैटल थी? ठीक है ना। अब ये भी आपको NCERT में लिखी हुई है कि आपको जो बैटल ऑफ प्लासी थी, प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 1757 में। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपको फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट इज रिटन इन NCERT, है ना। एग्जैक्ट लाइन ये दिया हुआ है, द फॉर्मल ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज अंडरस्टूड टू हैव कमेंस इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी
किसके किसके बीच हुआ था? व्हेन द नवाब ऑफ बंगाल सरेंडर्ड हिज डोमिनियंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया? तो उसके बाद ब्रिटिश कंपनी जो है वो आपको कॉमर्शियल ट्रेडिंग वेंचर से पॉलिटिकली एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी की है, थोड़ी सी आप पढ़ लो कि सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी बोला जाता था, जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती थी, जो 1600 ईस्वी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इस्टेब्लिशमेंट में जो कंपनी का नाम था वो था द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये हुआ करती थी, है ना। बाद में तो फिर तो 1600 में बनी हुई है और 1612 में ये आपको जहांगीर में आते हैं और वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन लेते हैं सूरत में। समझ में आ गया? सूरत में किसको देते हैं परमिशन? सर थॉमस रो। थॉमस रो कौन होते हैं? जो क्वीन एलिजाबेथ होती है उनकी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, जहांगीर के कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की एक सब्सिडरी अलायंस हुआ करती थी। व्हाट इज द, पहले तो सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट किया था? तो ये आप कहेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगेन द बुक एनसीईआरटी ट्रेड टू टेरिटरी में ये आपको लिखी हुई है ना। समझ में आ गया कि इस कंपनी क्या करती थी, कभी कभी फोर्स करती थी बाकी जो स्टेट्स होती थी उसको कि आप हमसे सब्सिडी अलायंस करें। और उसमें अलायंस में ये हुआ करता था कि रूलर्स जो होते थे उनको कहा जाता था कि आप अपनी आर्म फोर्स नहीं रख सकते हो, आप अपनी आर्म फोर्स तो नहीं रखोगे, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी प्रोटेक्शन करेगी, हम अपने आर्मी को रखेंगे, है ना। और उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओ, मतलब पेमेंट करने में अगर आप फेल हो जाते हो तो कंपनी आपकी टेरिटरी ले जाएंगी। समझ में आ गया? क्योंकि जब वेलेस्ली के समय में जो अवध के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध जो थे, वो जो है सो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और इस कारण से उनकी आधी टेरिटरी कंपनी को 1801 में चला गया था। बिकॉज वो जो फोर्स रखती थी कंपनी उसको मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते थे। अगर आपको ये सब्सिडी अलायंस समझ में आ गया, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई। ब्रिटिश अपने मित्रों की संरक्षण करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। ब्रिटिश जो है जितने भी जो स्टेट होंगे उनको संरक्षण करेंगे, आपको आर्मी नहीं रखनी, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। दूसरा, द एलाई वाज फ्री टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और इंगेज इन वॉरफेयर। नहीं, आपको यही तो रीजन था कि हम बोल रहे थे कि हम आपको आर्मी नहीं रखनी है, कि आप वॉरफेयर में इंगेज नहीं हो सकते हैं किसी, ठीक है ना, एग्रीमेंट किसी अदर रूलर्स के साथ में एग्रीमेंट नहीं कर सकते और किसी वॉरफेयर में इंगेज नहीं हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सो आंसर तो बी हो गया। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई अ ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। ठीक है, एलाई के टेरिटरी में, है ना, मतलब जो स्टेट होंगी उसकी टेरिटरी में ब्रिटिश के आर्म कंटिजेंट रहेंगे, है ना, ब्रिटिश का सैन्य दल रहेगा। तो ये तो बिल्कुल समझ ही गए आप। द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस। और जो जिसकी टेरिटरी में रहेगा उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे उस सैन्य दल के खर्चे के लिए, मेंटेन करने के लिए। सो ये फर्स्ट ए सी डी इज राइट, बी इज रॉन्ग। और दिस इज द एनसीईआरटी की जो आपकी पूरी कटिंग है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल पे पहला वायसराय कौन था? देखो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे बताइए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? इट्स अ रॉबर्ट क्लाइव, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड में क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्या था? अभी हम 1773-1785 पढ़े थे, कौन? वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, तीसरे बार इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इंडिया, विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वायसराय कौन हुआ करते थे? फर्स्ट वायसराय कौन हुआ करते थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? ठीक है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। समझ में आ गया? ये पूरा क्लियर हो गया? ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछा है, क्या हो जाएगा?
कैनिंग, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो किसने स्टार्ट की थी? कॉर्नवालिस ने की थी, वेलेस्ली ने की थी, हास्टिंग ने की थी, या डलहौजी ने की थी? तो वेलेस्ली अभी आपने पढ़ा, सब्सिडियरी अलायंस, है ना। सो इट्स अ लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने स्टार्ट किया था आपको। तो ये याद रखना कि जब जो 1848 से लेकर के 1856 में लॉर्ड डलहौजी ही ऐसा था जो बहुत ज़्यादा स्टेट को एनेक्स किया था, और उन्होंने एक लाया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन लैप्स में क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर डाइड कर जाता है, कोई इंडियन रूलर इफ डाइड विदाउट अ मेल हेयर, मतलब उनका कोई अगर मेल संतान नहीं हो, एडॉप्टेड नहीं, मेल हेयर नहीं होगा, तो उसकी जो किंगडम होगी, उसकी जो किंगडम होगी वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। समझ में आ गया। और इस बेसिस पे उन्होंने सबसे पहले कौन सी किंगडम को लिया था? 17। ये कौन सी ईस्वी में याद रखेंगे? 1848 में। 17 के बाद कौन सा? संबलपुर। संबलपुर कब? 1850 में। देन उदयपुर कि उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं था, है ना, मेल सन नहीं था, ठीक है, तो उनको हम अपने अंदर कर लेंगे। फिर नागपुर 1853, झांसी 1854, तो ये याद रखेंगे। समझ में आ गया। और 1856 में हुआ था अवध का, बट अवध जो है सो मिस गवर्नेंस के इस पे आपको अपने अंदर में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, और ये पूरी एनसीईआरटी की दिया हुआ है। अवध जो है सो मिस गवर्नेंस के अकॉर्डिंग 1856 में एनेक्स किया गया था, ठीक है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन पे फोकस नहीं किया था। सबसे ज़्यादा जो लास्ट में हुआ था वो आपको डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। सो प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या है? प्राइमोजेनिचर हुआ करता था पहले के समय में। उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि ज्येष्ठाधिकार, आप समझ लीजिए एक तरह से, है ना। तो प्राइमो का मतलब क्या होता है? इसमें दो वर्ड से मिला बोला हुआ है, वन इज द प्राइमो और वन इज द जेनीचर, ठीक है। जेनीचर का मतलब होता है बर्थ, है ना, और प्राइमो का मतलब पहला जो संतान होगा उस पे आपको पर्सन की प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार होगा। समझ में आ गया। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें वो ऐसी सिस्टम, प्राइमोजेनिचर ऐसी सिस्टम थी कि जो फादर की संपत्ति होगी उसमें ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार, ज्येष्ठाधिकार आपने सुना होगा। सो ऑप्शन क्या है? फेवरेट सन को नहीं मिलता है, एल्डेस्ट सन इनहेरिटिंग हिज फादर एस्टेट। गद्दी भी बड़े पुत्र को मिलती थी, इसीलिए बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई है ना। वॉर ऑफ सक्सेशन मुगल में हुई है, राजाओं में बहुत सारे में हुई है। सो आंसर शुड बी बी। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट्स? डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन बूम इन इंडिया, सिविल वार इन अमेरिका। देखो अब इसमें होता क्या है, अब इसमें कौन से पहले हुआ था कि पहले एक्सपोर्ट जो है सो इंडियन कॉटन की डिक्लाइन हो गई, फिर बूम हो गया, फिर वो सिविल वार। तो क्या हुआ था आप समझिए, 1860 से पहले क्या हुआ करता था, 1860 से पहले तीन चौथाई जो रॉ कॉटन होते थे वो आपको अमेरिका से आते थे। ब्रिटेन में रॉ कॉटन जो आते थे वो अमेरिका से आते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो है 1857 में एक कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ही बनाया गया था ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद 1859 में आपको मैनचेस्टर कॉटन कंपनी ही बनाया गया था, और उनका ये ऑब्जेक्टिव ही था कि अगर किसी भी कारण से, है ना, कि किसी भी कारण से अगर अमेरिका में सप्लाई नहीं कर पाए तो हम कहीं से लेंगे, ठीक है ना। तो वो जो कंपनी बनी थी, जो कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनी थी 1857 में, ठीक है ना, उन्होंने ये प्लान किया था कि चलो ठीक है, अगर अमेरिका से सप्लाई 3/4 हम पूरी डिपेंडेंट अमेरिका पे है, तो हमारे पास जो है सो हम भारत से ले सकते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि भारत में उस तरह की कॉटन उपजाने की सुटेबल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है ना, कॉटन, और लेबर बहुत सस्ता है। अब क्या होता है कि 1861 में ये बनती ही 1857 में, और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। 1861 में होती है अमेरिकन सिविल वार अमेरिका में 1861 में आ जाता है। अब 1861 में सिविल वॉर जैसे ही आता है तो अब इंपोर्ट जो है सो आपको क्या हो जाएगा, रॉ कॉटन मिलना बंद हो गया, ठीक है ना। इवन आपको 3% पे आ गया था, जो 3/4 हुआ करता था वो आपको 3/4 हो जाती, मतलब 3% पे आ गया। अब क्या होगा बताइए मुझे, अगर मान लीजिए तो क्या होगा सिविल वार में,
अब तो क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, फिर तो कॉटन बहुत सारा इंडिया में अच्छा चल रहा है। सिविल वार ख़त्म जब हो जाती है अमेरिका में, जब गृह युद्ध ख़त्म हो जाती है तो क्या हो जाता है कि फिर से अमेरिका से लगती है कॉटन का प्रोडक्शन। तो कॉटन का प्रोडक्शन जब अमेरिका से आने लगता है तो इंडियन कॉटन जो का एक्सपोर्ट जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेज, डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन कब होगा, आफ्टर सिविल वॉर। समझ में आ गया, क्लियर। तो सिविल वार के बाद आपको फिर से, सिविल वार जब खत्म हो जाती है तो एक्सपोर्ट का डिक्लाइन हो जाता है, उससे पहले कॉटन लेते रहते हैं। समझ में आ गया। सो आंसर शुड बी बी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वे फर्स्ट स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अंदर में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री आपको स्टार्ट हुई है। एनसीईआरटी में फिर से जाइए, चेंज एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री सोसाइटी, इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो पहली जो मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में वो था कॉटन, जूट, कोल माइन और रेलवे। सो कॉटन, जूट, कोल माइन एंड रेलवे है कहीं पे ऑप्शन, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। सो वी कैन राइट कॉटन, जूट, और इसके बाद कोल माइन भी हुआ करती थी, कोल माइन एंड रेलवे। ठीक है। सो इंडिया में जो पहली फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो कॉटन, देन जूट, देन कोल माइन एंड देन रेलवे। तो आपकी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ए शुड बी द आंसर। दिस इज रिटन हियर, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया वेयर कॉटन, जूट, कोल माइन एंड रेलवे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा सही है। मतलब ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इन्होंने पेसिफिस्ट पॉलिसी को एडवोकेट किया था, ठीक है ना, पेसिफिस्ट शांतिवादी नीति। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द पर्सियन गल्फ एंड सिस्टम। ये चाहते थे कि अपना हमारा इन्फ्लुएंस पर्सियन गल्फ और सिस्तान पे प्रभाव पड़े। तीसरा, ही वांटेड इंग्लैंड एंड रशिया टू बिकम फ्रेंड्स अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट में ये चाहते थे कि इंग्लैंड और रशिया फ्रेंड बन जाए। ही वांटेड टू लीड अ फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएसए। ये चाहते थे कि आपको फ्लैग वेविंग मिशन हम यूएसए के लिए नेतृत्व लीड करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जब ये पेसिफिस्ट क्या होता है ना, पेसिफिस्ट थ्योरी होता है, शांतिवादी नीति आपको दिख रहा है इसमें, है ना। तो दे आर, इनकी जो प्रिंसिपल होती है कि वॉर और वायलेंस से अपोज करना, ठीक है ना। ये चाहते नहीं है कि वॉर हो या वायलेंस कहीं पे हो, कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए वॉर नहीं करनी है। बट लॉर्ड कर्जन ऐसा नहीं थे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये पेसिफिस्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं करते थे। तो पहला तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि वॉर और वायलेंस के अपोजिशन में थे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि इंग्लैंड और रशिया का चाहते थे फ्रेंड हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ही वांट, ये चाहते क्या थे कि जो पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ, और ये जो आपको इन्होंने एक स्टार्ट किया था ट्रेड रूट, उसका नाम है क्वेटा सिस्तान ट्रेड रूट स्टार्ट किया था। तो मतलब ये चाहते क्या थे कि ब्रिटिश का ना इन्फ्लुएंस पर्शियन गल्फ में और सिस्तान में हो। तो इसीलिए इन्होंने क्वेटा सिस्तान ट्रेड रूट स्टार्ट किया था, है ना। इनका पूरी जितनी टेन्योर रहे थे ये, इनका जो मेन मकसद ही था कि हमारा इन्फ्लुएंस पर्शियन गल्फ में अच्छा से हो, ठीक है। सो आंसर शुड बी बी। नाउ ये आपको जो सिस्तान हुआ, क्वेटा सिस्तान ट्रेड रूट था, ये पाकिस्तान में है क्वेटा, और सिस्तान जो है सो अभी ईरान, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान, ठीक है ना, उधर हुआ करता था। तो वहाँ पे ट्रेड रूट बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द रीजन फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में क्यों नहीं होता था। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ लेजे फेयर, बट इट वाज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन। मतलब ऑफिशियली तो ये कुछ और बोलते थे, ये ऑफिशियली बोलते थे कि हम मार्केट को खुला रखेंगे, पॉलिसी ऑफ लेजेज फेयर, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं था, वो आपको हस्तक्षेप करते थे, डिस्क्रिमिनेटरी होते थे, अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, इंडियन को कम प्रेफर करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ। दूसरा, यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स हैड कनेक्शन टू बैंक्स एंड एजेंसी हाउसेज वाइल इंडियंस हैड टू रिलाई ऑन कीन फैमिली एंड कास्टमैन।
जो यूरोप के एंटरप्रेन्योर होते थे उनको क्या होता था, बैंक से लोन मिल जाती थी, है ना, एजेंसी हाउसेज वगैरह संपर्क थी। लेकिन जो इंडियंस लोग थे उनको अपनी फैमिली के पैसे, है ना, उनके आसपास के लोगों से लेने पे ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके लिए भी, इसके कारण भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुई। तीसरा, व्हेन प्लांटेशन वेयर ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर वेयर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। अब जो इसमें जो है, जब प्लांटेशन का ट्रांसफ़र हो रहा था, है ना, प्लांटेशन को ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है ना, इंडिविजुअल पर्सन को, तो जो वहाँ के लोग थे, है ना, वहाँ के जो लोग थे उनको जो है सो इग्नोर किया गया। जो अपने देश के लोग थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको इग्नोर किया गया, बाहर के लोगों को ज़्यादातर प्लांटेशन ट्रांसफ़र किया गया। तीनों के तीनों सही है, जिस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में कम हुई। ठीक है, सो आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू। अब हुआ क्या था, जब ये कॉलोनियल एरा हुआ करती थी तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था अपने फ़ायदे के लिए। तो बहुत सारे जो पॉलिसी स्टार्ट किया था उसमें एक थी इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस एक ऐसी सिस्टम हुआ करती थी जिस सिस्टम में जो ब्रिटिश गुड होते थे ना, ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश के गुड्स होते थे, उसको जो है सो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती थी, जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ठीक है, सो स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। इट्स नॉट अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या प्रेफरेंस गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाउंस। ये क्वेश्चन हम लोग सब्सिडरी लिस्ट में किए थे, पढ़ते हैं। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेज, क्या मेन ऑब्जेक्टिव नहीं थी, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ, ये तो ये बिल्कुल थी, है ना। जो आर्मी भी आप दूसरे के पैसे पर रख रहे हो कि आपको जरूरत पड़ेगा तो आप ले ही लोगे, है ना। पर्टिकुलर स्टेट में आप आर्मी भेज रहे हो और मेंटेनेंस उनको देना पड़ रहा है, तो ये तो सही है। दूसरा है टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, तो ये बिल्कुल भी सही है कि नेपोलियन के खतरे सुरक्षित करने के लिए इन्होंने आपको सब्सिडी अलायंस किया था, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, कि हम इंटरवेंस भी नहीं करेंगे और हम सिर्फ आर्मी रखेंगे हर जगह पे। और ये जो सब्सिडी अलायंस वाली पॉलिसी है वो सबसे पहले फ्रेंच की जो गवर्नर डुप्लिक्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ये टर्म इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था, है ना, कि आपको उनका प्लानिंग ही था कि इंडियन पावर्स को बिना कॉस्ट, बिना वॉर का ऑपरेशन किए हुए, मतलब आर्मी रखेंगे और आप ही के पैसे से रखेंगे, आप ही को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और आप लड़ भी नहीं सकते बिकॉज आपकी खुद की आर्मी नहीं होगी, ये भी सही है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था कि फिक्स इनकम के लिए अब सब्सिडी अलायंस लाया गया था। बेसिकली सब्सिडी अलायंस अपने आपके खर्चे पे आर्मी को रखने के लिए आई थी, टू डिस्टेब्लिश ब्रिटिश पारामाउंटेंसी। और ये पारामाउंटेंसी जो है, हाँ, ये आपको ब्रिटिश पारामाउंटेंसी जो है इंडियन स्टेट को, ओवर द इंडियन स्टेट भी इससे हो गया बिकॉज आपकी आर्मी जो है सो उनके स्टेट में रह रही है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो नॉट अप्लाई जो है वो कि ये फिक्स इनकम को इंश्योर करने के लिए ये लाया गया था, ये गलत है। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन, अच्छा इसमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ गवर्नमेंट कब हुई थी, है ना। तो ये आपको 1957 में, ये आपको पहले फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी थी। कहाँ पे बनी थी? केरला में। इतना तो याद रख सकते हैं। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में इसका नाम रख के बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। नेशनलाइजेशन एयर इंडिया जो हुआ था वो आपको 1953 में हुआ था। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये आपको हुआ था, पुर्तगाल से लिया गया था 1961 में। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, सो फर्स्ट 3 सबसे पहले, सो 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या चीज़ें थी, कौन से सही है? द सीलिंग लॉ वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। पहले तो आप ये समझिए कि लैंड सीलिंग हुआ क्या था। लैंड रिफॉर्म्स में एक लैंड सीलिंग वाली आई थी, जिसमें क्या था कि आपको एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल या एक फैमिली कितना लैंड रख सकता है, मतलब उससे ज़्यादा जो लैंड होगा तो उसको सरप्लस हो गया
और उस लैंड को हम लोग जो लैंडलेस मार्जिनल फार्मर्स होंगे उनको दे देंगे। समझ गए? सो नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स ऐसा नहीं था, इट्स अ फैमिली या इंडिविजुअल किसी को भी होगा अगर, तो उसमें सरप्लस लैंड होगी तो उसको, तो सीलिंग लॉ एम दैट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल, तो नॉट वर्ड गलत है। समझ में आ गया? द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। बिल्कुल सही है, जो ये लैंड रिफॉर्म्स आई थी वो इसीलिए आई थी कि भैया जो सरप्लस लैंड है, मतलब एक फिक्स लैंड कर देते हैं कि इससे ज़्यादा जिसके पास भी लैंड होगा वो सब लैंड कलेक्ट करके एंड देन हम दे देंगे। अभी भी ये बात चल रही है। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। इससे आपको कैश क्रॉप्स की ज़्यादा कल्टिवेशन होने लगी लैंड सीलिंग से या लैंड रिफॉर्म से, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सेलिंग लिमिट, कोई एग्जेम्पशन नहीं थी सेलिंग लिमिट में, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ एक पर्टिकुलर बनाया गया था, है ना। जैसे आपको एग्जेम्प्ट किया गया था कुछ लोगों के लिए सेलिंग में, है ना, पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना, समझ में आ गया। और उसमें आपको लैंड का प्रकार कैसा है उस तरह से आप इसको क्लासिफाई किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। एग्जेम्पशन तो होगा ये ना। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, औरंग है, बेनियान है और मिरासीदार है, ठीक है ना। सो औरंग जो है इट इज़ अ पर्शियन टर्म जिसका मतलब होता है वेयर हाउस। क्या होता है मतलब? वेयर हाउस। वेयर हाउस जहाँ पे सामान वामान रखा जाता है ना, बेचने से पहले जो सामान लेकर के आया जाता है और रखा जाता है, दैट्स अ वेयर हाउस। सो औरंग, सो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, है ना। नाउ जो बेनियान है, बेनियान जो होता था ये एक टर्म ब्रिटिश कॉलोनियल के समय में, ब्रिटिश के समय में यूज किया जाता था इंडिया में। जो इंडियन एजेंट हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको बोलते थे बेनियान, समझ गए। और ये जो ये कौन होते थे बेनियान? जो लोकल मर्चेंट्स होते थे, जो एक तरह से लोकल इंडियन जो पॉपुलेशन हुआ करती थी और ब्रिटिश ऑफिशियल उसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करता था। दे आर वर्क एज अ एजेंट, LIC का एजेंट होता है ना, उसी प्रकार से इससे ट्रेड वगैरह करने में फ़ायदा होती थी उनको। तो ये दूसरा सही है। और मीरासीदार जो है ये आपको लैंड होल्डर्स को बोला करते थे साउथ इंडिया में, तमिल रीजन में, ठीक है ना। जो आपको वो मीरासीदार होते थे जो आपको लैंड होल्डर्स होते थे, और उसको मीरासीदार बोलते थे बिकॉज दे गेव द रेवेन्यू टू द स्टेट, दैट मीन्स दे वाज द रेवेन्यू पेयर्स टू द स्टेट, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको राइट मिलती थी, उसका नाम था मिरासी राइट। मिरासी राइट जिसको मिला जाता था, है ना। और मिरासी राइट जो होता था कि वो हेरिडेटरी राइट हुआ करता था, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट, ठीक है ना। तो समझ गए, मिरासी राइट, दिस इज द हेरिडेटरी राइट। आपकी जो लैंड है ना, उस लैंड का आप रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यू को कलेक्ट करके स्टेट को देने का। सो बोथ आर राइट, सो 2 and 3 आर राइट, एंड पहला तो गलत है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था इम्पैक्ट भाई? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1850 के बीच की बात ये कर रहा है, समझ में आ गया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेरिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन, तो यही हुआ है। मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्ज नंबर। देखो स्टार्टिंग में 1800 से 1850 के बीच में ऐसी बहुत ज़्यादा मशीन्स नहीं आई थी। रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऐसा नहीं है, 1853 के बाद की बात आप कर लीजिए, तो ये भी नहीं होगा। हेवी इंडस्ट्री ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, तो हेवी ड्यूटीज वगैरह थे, है ना, अगर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को कुछ मंगाते हैं तो। ये भी नहीं है। बेसिकली क्या था कि इनिशियली इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो है सो ब्रिटिश रूल्स जब आए थे, है ना, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी ट्रेडिशनल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन, ये सब जो है सो पूरा आपको सबसे पहले ख़त्म किया था। तो ये 1800 से 1850 के बीच में बोल रहा है, सो आंसर शुड बी ए। ये पूरी आपको दी हुई है कि क्या क्या हुआ था। अगला है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी मतलब 1600 से 1625, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पे थी? वरोच में थी, चिकाकोल में थी, त्रिचुनोपल्ली में थी। ठीक है, तो अब अगर आपको ध्यान रखना है इसमें, तो सबसे पहले जो परमानेंट फैक्ट्री बनाई गई थी वो कब बनाई थी? 1613 में इंग्लिश ने बनाया था। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, और साउथ में सबसे पहले फैक्ट्री कब बनी थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद 1619 में आपको आगरा, अहमदाबाद और बरोच में बना था। आगरा, अहमदाबाद, बरोच। तो सबसे ये बरोच तो आपको बनी हुई है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि देख लो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 1600 से 1625 के बीच में के बारे में बात आपसे कर रहा है, बाद की बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी में आपको कहाँ कहाँ बनी थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, बरोच। समझ में आया? तो ये चिकाकोल और त्रिचुनपल्ली जो है वो नहीं होगा, ओनली यही होगा। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, इसमें आपको जो त्रिचुनोपल्ली हुआ करता था वो आपको इसके फ्रेंच के तरफ, फ्रेंच के इसमें था, और चिकाकोल जो था नॉर्थर्न सिरकार्स के अंदर पार्ट में हुआ करता, टेक्सटाइल सेंटर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट एस्टैब्लिश द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। 1766 ईस्वी में किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था मॉडर्न पोस्टल सिस्टम? ये आपको बताना है। 1766 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम किसने किया था? वारन हास्टिंग ने, क्लाइव ने, जॉन मैकफरसन ने एंड लॉर्ड ऑकलैंड ने। देखो आप इसमें अगर समझोगे थोड़ा सा, तो वारन हास्टिंग जो है तो 1773 1785 मैंने बताया था आपको, तो ये तो 1766 पूछ रहा है, तो वारन हास्टिंग तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना। सो उससे पहले जो हुआ करते थे, उससे पहले हुआ करते थे लॉर्ड क्लाइव, है ना। तो ये आपको, ये सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था और बाद में इसको डेवलप किया था वारन हास्टिंग ने। सो आंसर शुड बी लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, 1774 में आपको वारन हेस्टिंग ने इसको डेवलप। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजुअल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाई थी, तो उसके बाद लिटिगेशन बहुत बढ़ गई थी। उसका क्या कारण था? द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली टेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कारण से हुआ था? हाँ, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इन्होंने कोर्ट फी को ख़त्म कर दिया था। तो जब कोर्ट फी ख़त्म कर दिया था तो कोई भी कोर्ट में जा सकता था। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी जो रीजन हुआ करती थी वो कोर्ट फी को ख़त्म कर दिया था। क्लियर। इसके बाद ऑर्डिनरी पीपल गवर्नमेंट सर्वेंट पे सेव कर सकते थे अगर उसने कोई मिस्टेक किया है तो। ठीक है ना। तो ये आपको जो इनह्यूमन पनिशमेंट हुआ करती थी जी, कि अंगूठे काट लिए, नाक काट लिए, ईयर्स काट लिए, इसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, तो डर थोड़ा सा खत्म हुआ था, है ना। तो ये सारी आपको कारण थी, जैसे कि मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रांग कर दिया था, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट। तो इसमें आंसर शुड बी डी। ठीक है, कोर्ट फी बेसिकली कम किया था। तो पहले फी हुआ करती थी, फी कम हो गई तो ये होने लगा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पुडुचेरी वेयर पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली। देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाई गई थी पुर्तगाली ने एक फैक्ट्री बनाई थी पुडुचेरी में इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है ना। इसके बाद पुर्तगाली के बाद ये आपको कैप्चर कर लिया गया डच के द्वारा, 1693 में, और उसके बाद उसको दे दिया गया ट्रीटी ऑफ रैसविक होती है 1699 में, उसमें ये फ्रेंच के पास चला जाता है। ठीक है ना। 1761 में, है ना, ब्रिटिश जो है फ्रेंच से ये कैप्चर कर लेते हैं और बाद में फिर फ्रेंच को दे देते हैं। द सेकेंड यूरोपियन पावर ऑफ ऑक्युपाई पुडुचेरी वाज फ्रेंच। गलत हो गया, कि सेकेंड कौन सा है? डच। द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड, गलत बात। 1761 में आपको ये ब्रिटिश जो है इस फ्रेंच से ले लिया था, बट 1763 में होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, वहाँ पे आपको
ये फिर से फ्रेंच को लौटा दिया जाता है। तो पेरिस पुर्तगाली से डच, डच से फ्रेंच, फ्रेंच से ब्रिटिश, ब्रिटिश से फिर फ्रेंच। होप आपको समझ में आ गया हो। सो 1-1 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कॉन्वेनेटेड, है ना, कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विसेज। किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज इंडिया स्टार्ट किया था, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज बोला गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो आपको 1786 से लेकर के 1793 आफ्टर वारेन हास्टिंग यही आए थे, और 1785 में वारेन हास्टिंग चले गए थे। उसके बाद कॉर्नवालिस जी ही आए थे। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश। इंडिया में सबसे पहला फोर्ट कब बनाया था? फोर्ट विलियम कब बनाया था, सेंट जॉर्ज कब बनाया था, सेंट डेविड कब बनाया था, और सेंट एंजेलो कब बनाया था? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सेंट एंजेलो है वो 1505 में बनाया गया था, केरला में बनाया गया था, और ये बनाया गया था पुर्तगाली के द्वारा। तो ये तो होगा ही नहीं। ये तीनों आपको ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है, बट सबसे पहला जो बनाया गया वो सेंट डेविड है, जो आपको 1670 ईस्वी में बनाया गया था। नहीं, सबसे पहले जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज बनाया गया था, वो आपको 1644 में बनाया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में। सेंट डेविड कहाँ पे? मद्रास में। और ये 1781 में फोर्ट विलियम कैलकाता में। सो आंसर शुड बी, कौन सा सबसे पहले बनाया था? सेंट जॉर्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी हम लोग बहुत बात किए थे इसके बारे में। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पोजीशन स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था। पहले लॉर्ड, आपको पता ही है कि क्लाइव हुआ करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। देन 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल थे वो थे वारेन हास्टिंग। तो पहला जो थे वारेन हास्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे, हम पहले डिस्कस किए हैं। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो आपको विलियम बेंटिक, जो 1828 से लेकर के 1835 तक रहे, ठीक है। सो 2 ओनली इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर्स। सबसे लास्ट में कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? याद रखो, PDEF। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1602 में आए थे, इंग्लिश 1612 के आसपास में आए थे, और फ्रेंच 1664 में आए। तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो आए थे वो थे फ्रेंच, ठीक है। ये आपको हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसने रिपील किया था? तो सबसे पहले ये आप समझो कि लाया किसने था। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था वो लॉर्ड लेटन ने, ठीक है। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने उसको रिपील किया था, ठीक है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इसकी क्रोनोलॉजी में बैठानी है। कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। इरविन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गांधी इरविन जो 1930 आसपास में, 1931 के आसपास में जो हुई थी, 30-31 में इरविन। तो ये तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हाँ चलो ये 1930-31 के आसपास में है, ठीक है ना। कर्जन आपको पता होगा कि जो ये हुआ था, क्या कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, बंगाल विभाजन, तो ये 1900 के आसपास में, ठीक है। तो ये आपको 2 तो याद होगा। सो 1 और 4 में तो आपने पता कर लिया कि जो वन ऑफ द फॉलोइंग देयर टेन्योर, तो पहले जो है सो आपको 1 के बाद 4 होगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। तो 1 के बाद 4 होगा, तो ये तो पहले ही चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्डिंग की बात, ठीक है। और हार्डिंग के बाद की बात करें, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आए थे, लॉर्ड हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आए थे। तो 3 के बाद 2, सो 3 के बाद 2 जो है सो एक ही ऑप्शन में है। सो आंसर शुड बी ए। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो 19, ये आपको लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक, चेम्सफोर्ड 16 से 21 तक, हार्डिंग 10 से 16 तक, इरविन 26 से 31 तक।
अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द डच स्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। डच कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है, और ही सेइंग कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अर्लीस्ट फैक्ट्री कहाँ पे था। ठीक है ना। तो पहला फैक्ट्री जो है सो 1605 ईस्वी में इन्होंने, इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। सो फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट बनाया था वो आपको बनाया था मसूलीपट्टनम में, ये 1605 ईस्वी में। इसके बाद 1610 में इन्होंने पुलिकट में बनाया था, 1616 में सूरत में फैक्ट्री बनाया था, 1641 में बिमलीपट्टनम में बनाया था, बिमलीपट्टनम में, और चिनसुरा जो फेमस है 1653 में बनाया था। सो आंसर शुड बी पुलिकट। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। द पुर्तगाली कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ये तो सबसे पहले गलत है कि पुर्तगाली ने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। नॉट पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा 1510 में। ठीक है, सो आंसर ये हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया मसूलीपट्टनम, हमने बात कर लिया है। द ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633 में। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। ये सब सही है। द आंसर जो गलत है वो आपको मैंने बता दिया। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वहाँ पे हमने देखा था कि डलहौजी के रीजन में लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का हुआ है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हुआ है। झांसी, सतरा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, है ना, ये सब। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कोई इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? ठीक है ना, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इंडिया को मानते थे कि भैया तुम ना सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करो, कॉटन हो गया, आयरन हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब करो, और हम तुमसे कम रेट पे लेंगे और उसके बाद उसको जाके एक्सपोर्ट इंग्लैंड में लेके जाएंगे और वहाँ से फिर महंगे में बेचेंगे। इंडिया को एज अ मार्केट यूज करते थे। ठीक है, सो स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, हमारे पास फॉरेन कैपिटल नहीं थी। स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स नहीं थी। नेचुरल रिसोर्स थी तो नेचुरल रिसोर्स तो थी हमारे पास में। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, रिच को प्रेफरेंस होता था इन्वेस्टमेंट लैंड में। जो सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पे जो कि हमारे पास कोई हैवी इंडस्ट्रीज हुआ नहीं करती थी। ठीक है, सो देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज। अगला है कि हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ये आपको किसने यूज किया है? पुर्तगाली ने, फ्रेंच ने, डैनिश ने, ब्रिटिश ने। सो सबसे पहले हुगली को यूज किया गया था बे ऑफ बंगाल में, है ना, वो पुर्तगाली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, और वेस्ट बंगाल में है ये। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था ये पुर्तगाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग कैलकाता यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 3 दिया है और बोला है कि केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईच ऑफ द। इसमें से केशव चंद्र सेन ने क्या क्या स्टार्ट किया है ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो हुआ करती थी वो आपको बनाया था किसने? विलियम एडम और राम मोहन रॉय ने 1821 के सितंबर में इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो प्लानिंग थी कि टू ब्रिंग टुगेदर प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स जो रॉय के फ्रेंड हुआ करते थे, है ना, ठीक है ना, और फॉर प्रमोशन ऑफ द रिलीजियस मोनोथिज्म, और सोशल रिफॉर्म के लिए जितने भी प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स हुआ करते थे उसको एक जगह लाए थे। दैट्स अ कैलकाता यूनिटेरियन कमेटी। तो इसमें केशव चंद्र सेन का कुछ नहीं था। ठीक है, जो आपको टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन है ये आपको, है ना, ये आपको 24 जनवरी 1868 को 1868 को केशव चंद्र सेन ने इसका बनाया था। ये एक मंदिर था, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। ठीक है ना। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी जो केशव चंद्र सेन 1870 में फाउंड किए थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के ही मेंबर हुआ करते थे, है ना। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। अगला है कि वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना किया था कलकत्ता में, क्यों? वेलेस्ली ने इसलिए स्टार्ट किया था
कि जो सिविल सर्वेंट है, जो सिविल मिलिट्री ऑफिशियल है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए कि तुम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे उसके लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. सो ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंडन टू डू सो. ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग. ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी हिज एसोसिएट्स विथ एम्प्लॉयमेंट. नौकरी दिलाना चाहता था, कुछ भी. He wanted to train British civilians for administrative purpose in India. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपको लैंग्वेज सिखाते थे. अगला है कि इंडियन हिस्ट्री में कुछ चीज़ें दी हुई है, इसमें से कौन सा सही है. द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर्स. दूसरा है कि द अल्फांसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत. ठीक है ना. तो ये बिल्कुल सही है कि अल्बुकर्क जो थे, है ना, वो आपको बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में आपको ये लिया था. ठीक है ना. तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड सही है. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से लैंड लेकर के और वहाँ पे आपको फैक्ट्री बनाई थी. ठीक है. अब इसमें बात करते हैं क्या क्या है. देखिए, इसमें अगर हम सबसे पहला बात करें तो डच वाली इसको देखते हैं. सेकेंड इज राइट, सो ये तो गलत हो गया. डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू गजपति रूलर्स. देखिए, गजपति रूलर जो है, गजपति जो होते थे, गजपति रूल जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पे थी. पहले तो याद रखिए उड़ीसा में. अब यहाँ पे भानुदेव जो थे, है ना, जो भानुदेव फोर्थ जो होते थे, है ना, उसके एक मिनिस्टर हुआ करते थे कपिलेंद्र. और कपिलेंद्र ने उनको हटा करके गजपति रूल का स्थापना किया था. ठीक है. तो गजपति रूलर जो हुआ करते थे ये आपको गजपति जो रूलर हुआ करते थे वो अराउंड ये 1500 के आसपास में हुआ करते थे, 1500 ईस्वी के भी आसपास में. और जो डच कंपनी ने सबसे पहले जो ये बनाई है, क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज बनाई है, वो अराउंड 1600 ईस्वी में बनाई है. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. 1639 ईस्वी के आसपास में मद्रास में फैक्ट्री बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. और उन्होंने जो वो लैंड ली थी वो आपको विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, नायक, वो हमने पढ़ा है पहले. तो उस नायक जो से ज़मीन लीज पे लिया था और वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी. तो दिस इज़ टोटली राइट. 1699 में बनाई थी, तो ये भी सही है. यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है 1600 ईस्वी और गजपति रूलर जो उड़ीसा में 1500 ईस्वी के आसपास में हुआ करते थे. सो आंसर शुड बी 2 and 3. ठीक है. अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ये है कि द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट restricting the working hours of women and children and authorizing local governments to make necessary rules was adopted during which time. पहली फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पहले बनी कब है, ये अगर आपको पता होगा तो आधा क्वेश्चन बन जाएगा. 1881 में पहली फैक्ट्री एक्ट आई है. ये किसके समय में था, नॉट अ कैनिंग के टाइम में नहीं, इट्स रिपन के टाइम में थे. लॉर्ड रिपन के समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आई थी. और वहाँ पे जो फैक्ट्री एक्ट आई थी वो एक्ट इसीलिए आई थी कि फैक्ट्री में जो वर्कर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आई थी, कि वर्किंग आवर को फिक्स करेंगे, किस एज के लोगों को कितना काम करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे. ठीक. सो द आंसर इज. अगला क्वेश्चन है कि इन द 19th सेंचुरी पीजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लैंडर एंड ग्रेन लीडर्स. बोला 19वीं शताब्दी में आपको बहुत सारे किसान पूरे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में मनी लेंडर्स और ग्रेन डीलर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. तो ये तो बिल्कुल सही है. इन मई 1875 at village Supa in Pune district in Bombay Deccan, peasants attacked shopkeepers, burnt the bahi khata, looted grain shop and set fire to the house of the साहूकार. ये क्या है, डेक्कन राइट, जो 12 मई 1875 को स्टार्ट हुआ था पुणे में. ठीक है. तो ये दोनों के दोनों सही है. डेक्कन राइट कमीशन वगैरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. ठीक है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अगला क्वेश्चन है कि स्त्री धन के बारे में क्या सही है. ठीक है. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 14 में स्त्री धन के बारे में लिखा हुआ है
ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट्स टू अ वीमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उसकी पूरी लाइफ टाइम में जितनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट्स वगैरह मिलती है, प्रायर टू मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, चाइल्ड के बर्थ के समय में, या विडोहुड के समय में, कब जो भी मिलता है वो होता है स्त्रीधन। सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। ये डाउरी नहीं है, डाउरी से अलग है, ठीक है। दिस इज द वॉलेंट्री गिफ्ट्स, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट मैरिज, ऐसा कुछ नहीं कि पहली मैरिज और दूसरी मैरिज, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। नाउ ऑन द वीमेन्स डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाई हर चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड, वीमेन की जब डेथ हो जाएगी तो उसकी जो वेल्थ होगी वो चिल्ड्रन और हस्बैंड के पास में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तो एक ये हो गया। दूसरा, ऑन द वीमेन्स डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाई हर नेचुरल लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रेन विथ नन ऑफ द सन इन लॉज हैविंग एनी क्लेम और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। मतलब दामाद को नहीं होगा, जो बेटी के हस्बैंड होंगे उनको नहीं होगा। तो ये है कि वीमेन्स के डेथ के बाद, ठीक है ना, जो उनका संपत्ति होगा वो उनका नेचुरल या लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन होगा, उनको मिलेगा। तो दिस इज राइट, ये सही नहीं है, हस्बैंड को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सो 1 and 4 इज द राइट, 2 and 3 इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि अपार्थेट क्या है, व्हाट इज अपार्थेट। तो आप अगर इसमें, ये तो पता ही होगा आपको कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में हुआ करती थी, है ना, जो वाइट यूरोपियंस हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ये सिस्टम को लागू किया था, ठीक है। सो इट्स अ पोस्ट पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, ये भी एनसीईआरटी की है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री एंड लेट्स स्टार्ट विद द सीसेट का जो रैंकिंग सीक्वेंसिंग अरेंजमेंट का पार्ट 7। क्या है क्वेश्चन? इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 5 7, ये जो है हाउ मेनी सच 5s आर, 5 पहले कितने हैं सो देख लो, 5 5 5, ठीक है। कितने ऐसे 5 है जिसमें देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3, है ना, जिनके ठीक पहले 3 नहीं है। तो ये 5 तो गया क्योंकि इनके पहले 3 है, ये 5 भी गया, बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7 और इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। तो देखो इनके पहले 3 है और 7 के फॉलो किया जा रहा है, 3 है और 7 है, बट एक ऐसा 5 है, ठीक है, जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है। सो कितने 5 है ऐसे? ए। सो तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना। इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स। सो ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, बी से कम तेज दौड़ता है ए, मतलब कि बी इज फास्टर दैन ए, बी इज फास्टर दैन एन, देन बी एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी। बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है ना। तो बी सी, ठीक है ना, दोनों का चाल इक्वल है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है ए और सी का एज कम्पेयर टू ए सी रन्स, तो इसमें अगर बी की जगह पे सी लिख दिया तो सी से ए, सो आंसर शुड बी सी रन्स फास्टर देन ए, ठीक है। अगला क्या है कि उषा रन्स फास्टर देन कमला, उषा रन्स फास्टर देन कमला, प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, हु इज़ द स्लोएस्ट रनर, ठीक है। अब देखो इस दोनों को मिलाते हैं तो उषा और उषा रन्स फास्टर देन कमला, और यहाँ पे क्या है, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, ठीक है ना। तो उषा कमला, तो फिर यहाँ पे लिख दें हम लोग स्वाति, और इसके बाद इसको लेके आ जाए तो उषा कमला स्वाति और प्रीति। सो सबसे पहले स्लोएस्ट कौन होगा? सो प्रीति शुड बी द आंसर। अगला है कि 7 बुक है PQRSTU भी एट प्लेस साइड बाई साइड, RQ2 है ब्लू कवर्स, ठीक है। सो RQ2 को ब्लू कवर है, ठीक है। अदर बुक्स हैव रेड कवर, मतलब P Q हो गया, R हो गया, S और U, इसके पास रेड कवर है। S एंड U आर न्यू बुक्स, सो S और U जो न्यू बुक्स है, एंड रेस्ट आर ओल्ड, तो रेस्ट हो गया PQRSTU V, ये सब जो है
ओल्ड बुक है। PRS जो है लॉ रिपोर्ट है। सो PRS जो है लॉ रिपोर्ट है। रेस्ट एज गजेटर्स, ठीक है, गजेटियर है तो रेस्ट तो हो गया QTUV, है ना, ये गजेटियर्स है। बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटियर्स विथ ब्लू कवर, मतलब ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू होना चाहिए मतलब RQ2, ठीक है। ओल्ड होना चाहिए मतलब RQ2T, तो RQ2 ब्लू है सो ओल्ड है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गजेटियर होना चाहिए, तो गजेटियर में RQ2, ठीक है, सो RQT, तो RQT, R तो हो गया लॉ वाला, तो Q and T आर द गजेटियर्स। सो बुक्स जो ओल्ड होगा, गजेटियर होगा और ब्लू होगा, वो कौन सा होगा? QT। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म वांट्स टू सेलेक्ट 4 पर्सन टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक। 7 पर्सन आर अवेलेबल फॉर दिस वर्क। 7 लोग हैं, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल और कुणाल, मुकेश और जसवंत। रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर, तो R and T साथ में काम नहीं करेगा, ठीक है। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, कुणाल और शोभा ये भी साथ में काम नहीं करेंगे। मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, मुकेश और कुणाल चाहता है कि काम करे साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। तो सिंपल सा बात है, देखो इसमें क्या है कि रोहित और तान्या, तो रोहित और तान्या एक ग्रुप में होगा ही नहीं, बात खत्म हो गया। इसके बाद क्या है, रोहित तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर। कुणाल एंड शोभा है एक में, कुणाल और शोभा होगा ही नहीं, ये हटा दो, कुणाल शोभा हट गया, रोहित तान्या ये भी हट गया, तो आंसर शुड बी सी। आंसर सिंपल सा है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, अपने आप से कंपेरिजन करो कि आज आप कितना बेटर हुए हो, आज आपने कितना पढ़ाई की है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप PDF ले सकते हो, एंड थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।